यूपी के मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है। यूपी मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में से एक है यूपी का इकोनॉमिक सर्वे। किस लिए? क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है और केवल मेंस के लिए ही नहीं, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो खैर, अगले साल के प्री के पहले इकोनॉमिक सर्वे अगले साल का आ जाएगा, तो उसको हम देख सकते हैं। और अगर आप इस साल का प्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिले थे, डेटा बेस्ड। मेन एग्जाम में आपको अपने आंसर को इम्बेलिश करने के लिए, आपके आंसर के इंट्रोडक्शन में, आपके आंसर के कंक्लूजन में या उसके बीच में कई बार आपको डेटा और फैक्ट्स लिखने होते हैं, स्कीम्स के नाम लिखने होते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यूपी के इकोनॉमिक सर्वे में। और अगर आप मेंस देने जा रहे हैं, दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली अगर आपने यूपी स्पेशल की तैयारी पूरी तरीके से नहीं करी है। सो बहुत सारी नेशनल स्कीम्स के नाम भी यहाँ पे आएंगे। हालांकि जहां कहीं भी स्कीम्स के नाम आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है? दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रश्न ये आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो ये कि सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो इस वीडियो में मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है, ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत न पड़े। सबसे प्रोमिनेंट डेटा जो कुछ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पे। नेशनल स्कीम्स के लिए चीजें मैंने यहाँ पे नहीं रखी है। इनफैक्ट यूपी की स्कीम्स को भी मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। नाम लिखा है, किस सेक्टर से इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। वहां पे मेरा विश्वास ये है कि आप अपने आप इसके नोट्स कुछ ना कुछ आपने बनाए होंगे या अपने आप बना सकते हैं। लेकिन क्या इंक्लूड किया जा सकता है? केवल नाम कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। इट विल शो यू अ गाइडिंग पाथ जिसको फॉलो करके आप यूपी में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स है, सबसे पहले वो पता होने चाहिए कि ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसका एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर में एक डिवीजन है, प्रभाग है या अनुभाग कहते होंगे, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये डिवीजन तैयार करती है आपका इकोनॉमिक सर्वे यूपी का, ठीक है? तो ये चीज आप याद रखोगे। इसके अलावा बहुत सारा डेटा ये अलग अलग जगहों से लेते हैं। सेंसस का डेटा इनके पास में होता है, नेशनल लेवल का डेटा जो आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का डेटा फॉरेस्ट सर्वे से लेते हैं। तो वो सारा डेटा तो ये रखते ही हैं। यूपी का डेटा नीति आयोग के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूपी में, वहां से ये लेते हैं। उसका नाम है उपदेश, यूपी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय, तो उत्तर प्रदेश का निदेशालय आर्थिक और संख्या यानी सांख्यिकी का, ठीक है? तो अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश, वहां से भी बहुत सारा डेटा ये रखते हैं। 2021-22 का जो भी डेटा हम यहाँ यूज करेंगे, जो कुछ भी मैं बोलूंगा 2021-22 का होगा, तो अकॉर्डिंगली आप इसको देखेंगे। सबसे पहले 2021-22 में ग्रोथ रेट कितना था कांस्टेंट प्राइसेस पे। अगेन ये चीज मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता, आपको सबको पता है, इकोनॉमी आपने पढ़ी है, प्री पास किया हुआ है कि करंट प्राइस एक चीज है, कांस्टेंट प्राइस एक चीज है। कांस्टेंट प्राइस हम लेते हैं 2011-12 की प्राइसेस, ठीक है? तो कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी, जीएसडीपी माने स्टेट की जीडीपी, उसका ग्रोथ रेट रहा है 9.65%। एकदम बेसिक डेटा है, इसको याद करना है। जीएसडीपी अगर हम देखें, उसका साइज कितना है, स्टेट की जीडीपी का साइज कितना है, तो वो है 11 लाख करोड़, ठीक है? 11 लाख करोड़ से अधिक। अब यहाँ पे बहुत कुछ एग्जैक्ट लिखा है, 11,23,455 करोड़, 11,23,455 करोड़, लेकिन आपको अराउंड 11.5 लाख करोड़ के आसपास याद रखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है? इट्स मोर देन 11 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि ये डेटा एग्जैक्टली कोई पूछने वाला नहीं है मेंस में। दूसरी चीज है कि मेंस में जहां भी आप लिखोगे डेटा, तो इस तरह का जो डेटा एग्जैक्टली लिखने की कोशिश मत करना। यहां पे आप ऐसे याद रखना अराउंड 11.25 लाख करोड़, ठीक है? तो एक बॉल पार्क एस्टिमेट आपको होना चाहिए। जब यहां पर बात कर ही रहे हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसकी भी बात कर लो। तो हमारा टारगेट क्या है? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद निकालें कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब लाख करोड़ के टर्म्स में कितना होता है, सो दैट आपको पता चले कि हमारा टारगेट कितना बड़ा है। नाउ, और ये प्राइसेस अगेन कांस्टेंट प्राइसेस पे। पर कैपिटा इनकम यूपी की अगर देखी जाए तो 42,525 रुपीज, ये कांस्टेंट प्राइस पे है, यानी पर मंथ यूपी का एवरेज पर्सन, एवरेज पर्सन मतलब एक घर में 4 आदमी तो चारों आदमी एवरेज, इसको भी
आप एग्जैक्ट न भी याद करें तो 42,500 करके याद कर सकते हैं, 42,500 रुपीज। करंट प्राइसेस में अगर देखेंगे, करंट प्राइसेस में नेचुरली इट विल बी अ बिट मोर, और देखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, इट इज अराउंड 70,800 रुपीज। एग्जैक्ट जानते हो तो 70,892 रुपया है, लेकिन 70,800 रुपीज आप ऐसे दिमाग में रख लेना। कुछ और चीजें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, अगेन दीज आर बेसिक फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी जो पता होने चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, क्या मिलता है, सब एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये सारी चीजें हमको कहां से मिलती हैं, हमको डायरेक्टली नेचर से मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 25.33%। ध्यान करना, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड किया हुआ एक रीजन से, अभी लास्ट में बताऊंगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई को अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें तो इसको हम बोल सकते हैं यूटिलिटी सर्विसेज, इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूटिलिटी सर्विसेज। एंड कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, तो कितना हो गया, 26.74%। टर्शियरी सेक्टर में आप आएंगे तो टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, फाइनेंशियल, रियल एसेट्स, कम्युनिटी, प्राइवेट सर्विसेज एटसेट्रा, लंबी चौड़ी लिस्ट है। और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 47.92%, अराउंड 48%। और इसको भी मैंने बोल्ड में किया हुआ है, क्यों, क्योंकि आप देख सकें कि सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। हालांकि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है, यानी जो लोग हैं किसमें, काम किसमें कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, पैसा किसमें है, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर इतना ऊपर नहीं है। अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो इस साल इधर क्या हुआ है, कोरोना के बाद से ना थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस उसके ये भी हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ थोड़ी सी तेज हुई है, ठीक। तो अगर आप प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे तो अराउंड 14.5% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगेन स्थायी भाव यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे हम देख रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 10%, टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हुई है। मैं बार बार बता रहा हूं, उसका कारण है सिर्फ कोविड। जैसे ही हम कोविड से उभरेंगे, जो नेचुरल यहाँ पे टेंडेंसी है यूपी में, इंडिया में किसी भी स्टेट में ले लोगे, ऑलमोस्ट टर्शियरी सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, प्राइमरी सेक्टर इज द स्लोवेस्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो अभी मॉनसून अच्छा हो गया होगा, कोरोना की वजह से बाकी सब कुछ कम है, तो ये बढ़ रहा है। डोंट टेक इट एज अ ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड नहीं है। स्टेट की इनकम की अगर बात करें, अब स्टेट की इनकम की बात मतलब स्टेट के लोगों की इनकम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पॉपुलेशन की बात करी हुई है, क्यों, क्योंकि जनरली टैक्स आप पॉपुलेशन पे लगाते हो, और जितना कंजम्पशन होगा उसके बेसिस पे ही आपको इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। सबको पता है कि भैया टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक डायरेक्ट टैक्स लगाने की पावर है, वो प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है, बट लगाती नहीं है, यूपी में नहीं लगाती है, ठीक है। बाकी जगहों पे है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कुछ जगहों पे है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कौन सा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दोनों ही कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक कुछ बांट रखा है हिसाब किताब। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, मोस्टली जीएसटी से आता है, और जीएसटी कैसे होता है, कंजम्पशन बेस्ड होता है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पार्ले जी का बिस्किट है या शैम्पू का सैशे है, तो इसकी कंजम्पशन जनरली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, उसके अलावा नहीं होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन हमारी जो है अगर 2011 के हिसाब से देखी जाए, कंट्री का 16.6% है, उसमें से रूरल पॉपुलेशन 77% उस समय पे थी। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% से कम होगी रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि पिछले 10 साल में, 12 साल में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, सिटी के जो साइज हैं बहुत बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे जो गांव थे सिटी के पेरिफेरी में वो अब सिटी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, तो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों ही मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। टैक्स में नेचुरली जो भी आप टैक्स लगाते हो, नॉन टैक्स में कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे फीस है या फाइन्स हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप अभी हॉस्पिटल में जाओगे, लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बलरामपुर हॉस्पिटल लेट अस से, या कोई और सरकारी हॉस्पिटल में आप चले गए,
सरकारी हॉस्पिटल में आपने पर्ची कटाई और पर्ची कटाने के बाद जो 5 रुपए की या 10 रुपए की पर्ची कटाई, वो जो फीस है वो नॉन टैक्स सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। वैसे ही लखनऊ में आप किसी पार्क में गए, वहां पे आपको टिकट लगा, कई सारे पार्क लखनऊ में ऐसे हैं जिसमें टिकट्स लगता है, तो वो सरकार के पास पैसा जा रहा है। पार्किंग के ठेके से जो पैसा आ रहा है वो सरकार के पास में जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नॉन टैक्स के सोर्स ऑफ इनकम है। या स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फीस होती है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस होती है कहाँ जा रही है? सब सरकार के पास जाती है। तो इस तरीके से सरकार के पास देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। यही नहीं, देर आर कंपनीज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तो बहुत सारी कंपनीज भी हैं, एसपीएसयू बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इन एसपीएसयू में भी जो पैसा आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा होगा, ठीक है, उसका रेवेन्यू भी आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी आ रहा है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं स्टेट इनकम के। इसके अलावा इन सब की बात हमने कर ली, इसके अलावा स्टेट उधार ले सकता है, वो भी इनकम का सोर्स है। इट कैन इनकर डेट, ठीक है। तो टैक्स, नॉन टैक्स का ये सब चीजें आप वैसे बात करते हो अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में। अब अगर हम इसमें भी बात करें तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सेंट्रल ट्रांसफर्स, विच इज नॉन टैक्स। अराउंड 55% स्टेट की इनकम आती है सेंट्रल ट्रांसफर से। इसमें ग्रांट्स इन एड भी है और स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस भी है। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आपने इकोनॉमी में पहले ही देख लिया होगा, हालांकि स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आर जो कि फाइनेंस कमीशन आपको दे रहा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ने बोला भैया इतना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसजीएसटी वगैरह कलेक्ट हुआ कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसमें से इतना स्टेट्स का होगा, तो उसने बोल रखा है 40% जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना स्टेट गवर्नमेंट को आता है, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 280 में, इसीलिए फाइनेंस कमीशन बिठाया गया है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड आती हैं। अब ये ग्रांट्स इन एड क्या चीज है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसे भेजती है डिफरेंट स्कीम्स में। जैसे सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है एक मनरेगा। अब मनरेगा का पैसा स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी देती है, मनरेगा का पैसा सेंटर से आ रहा है। वैसे ही डिफरेंट स्कीम्स में बहुत सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है स्टेट को, ठीक है। तो अच्छा, अब स्टेट के अपने भी टैक्स सोर्सेस हैं, ये तो नॉन टैक्स सोर्सेस की बात हो गई। तो अपने जो टैक्स सोर्सेस है उसमें क्या सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है एसजीएसटी का, यानी स्टेट जीएसटी। अब ये क्या है, क्या चीज है? इकोनॉमी में आपने पढ़ा हुआ है। देयर आर अदर डिफरेंट यू कैन से सोर्सेस ऑफ स्टेट इनकम, और उनके नाम यहां पे हमने लिखे हुए हैं। कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, स्टैंप, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, इन सब डिपार्टमेंट से पैसा आता है। कमर्शियल टैक्स से तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्साइज जिसको आबकारी कहते हैं, शराब वगैरह पे लगता है। या फिर ट्रांसपोर्ट टैक्स, कभी आपने गाड़ी खरीदी होगी तो दिया होगा, रोड टैक्स वगैरह। अगर हम स्टैंप की बातें करें, कभी जमीन खरीदें या मतलब देखा हो तो वहां पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है। माइनिंग पे भी अलग से टैक्स लगता है। तो ये सारे सोर्सेस स्टेट के अपने टैक्स के सोर्सेस हैं और ये जीएसटी से अलग हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे सबका बता रखा है। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? जीएसटी। 40% जो है वो जीएसटी है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ये 16.41%, तो दिस इज वैट, कमर्शियल टैक्स बोल लो इसको आप, तो ये वैट है, ठीक है। सेकंड, अच्छा सॉरी, सेकंड, दिस वन इज सेकंड, तो दिस वन इज आई थिंक ओके, नहीं ये एक्साइज होगा, राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक है, एक्साइज। तो एक्साइज से आपको 22% मिलता है। अब एक्साइज किस चीज पे है? सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एयर, जो एटीएफ होता है, एरोप्लेन्स के लिए जो फ्यूल होता है, इसके अलावा हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि शराब पे लगता है। तो इन सब चीजों पे एक्साइज टैक्स लगता है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग है, वो आप देख सकते हो कि कुछ थोड़ा सा रोड टैक्स वगैरह से भी आता है, ट्रांसपोर्ट के टैक्स से। और ये जो इत्तू सा है ये लगान से आता है, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू का टैक्स, ठीक है। आज भी लैंड रेवेन्यू जमा होता है लेकिन बहुत कम जमा होता है। अंग्रेजों के जाने के बाद से हमने लैंड रेवेन्यू बहुत कम लेना चालू किया। अब ये तो बात हो गई इनकम की कि स्टेट क्या क्या ले रहा है। इसमें भी एक चीज हम बाद में बात करेंगे कि वो उधार कहां से लेता है।
अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, यानी खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर के जो मेन हेड्स हैं, नंबर वन, पहला तो एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्ट करने में ही होता है। आपको लोगों को सैलरी देनी पड़ती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एसजीएसटी के इंस्पेक्टर होते हैं, कमर्शियल टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट, उसमें टैक्स बहुत सारा जाता है। तो हमने जो उधार लिया होता है उसको चुकाएंगे भी, उसका इंटरेस्ट भी देंगे, तो वहां पे जा रहा है एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ बहुत बड़ा सोर्स है हमारा एक्सपेंडिचर का। इतने सारे टीचर्स रखे हुए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे पीसीएस ऑफिसर्स हैं, इन सबको सैलरी देनी है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहां पे खर्चा होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, यहां पर भी लंबा चौड़ा सरकार का खर्चा होता है। अब सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होती हैं, जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, टीचर्स और डॉक्टर्स, तो टीचर्स डॉक्टर्स सोशल सर्विस में आते हैं और इकोनॉमिक सर्विसेज में आते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल इज जो आप स्कूल्स पे, अस्पतालों पे खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं, वो आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। अराउंड 57% जो खर्चा है वो डेवलपमेंट पे जाता है, ठीक है। अब हम सबको पता है ना कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती ही क्या है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन होता है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हेल्थ और एजुकेशन, सिंपल। तो यहां पर सीधा मतलब आप उसका समझ जाइए। नॉन डेवलपमेंटल जो होता है वो अदर सर्विसेज पे जाएगा, ठीक है। तो अदर सर्विसेज जो कोई भी है वो सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा। क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस में आएगा, तो इट इज एन इकोनॉमिक सर्विस, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में वो आता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करते हैं, कैपेक्स क्रिएट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। ओके, 55% ऑफ द रेवेन्यू इज यूज्ड इन सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये यहां पे इसलिए लिखा हुआ है कि 55% तो गवर्नमेंट का कमिटेड एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब इससे गवर्नमेंट मुंह नहीं मोड़ सकती, तो करना ही है। अगर उधार नहीं लोगे, सॉरी उधार वापस नहीं करोगे, तो अगली बार कोई उधार नहीं देगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सैलरी नहीं दोगे तो आदमी काम नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सारा काम रुक जाएगा। पेंशन नहीं दोगे तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपने कमिटमेंट किया था उसको आप नहीं रोक सकते। तो 55% जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा जो 45% है वहां पे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे। डिस्क्रिशनरी मतलब स्टेट गवर्नमेंट सोच सकती है कि यार इसका क्या किया जाए, इसकी मैं रोड बना लूं, या इसका मैं लेटेस्ट से कोई स्कूल बना दूं, अस्पताल बना दूं, किसी स्कीम में ऐसे ही दे दूं हाथ में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 6% ऑफ जीएसटीपी, विच इज सिग्निफिकेंट, ठीक ठाक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सभी लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, कैपिटल क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, कैपिटल का मतलब लैंड, बिल्डिंग, फिक्सचर्स, फर्नीचर्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप करते हैं वो सारी चीजें कैपेक्स में आती हैं, ठीक है। और बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर के फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल नहीं। जितना ज्यादा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 6.5% ऑफ जीएसटीपी, ठीक है। ये 2022-23 के एस्टिमेट्स हैं। अभी ये काफी लो है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है डेट फॉरगिवनेस और दूसरा कोविड। जो किसान थे उनका कर्जा बहुत सारा माफ किया गया और कोविड की वजह से सरकार का बहुत सारा खर्चा हुआ, इस वजह से कैपेक्स में कुछ कमी आई है। लेकिन अभी भी एक सुनहरी लाइन, एक गोल्डन लाइन है इन दिस डार्क क्लाउड्स, एंड दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार अपने रिसोर्सेस से कर रही है, न कि उधार लेकर के। एंड दैट इज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जितना भी डेट लेती है उससे ज्यादा कर रही है। तो सरकार ने एक साल में अगर 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपए से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कर रही है। कहने का मतलब है कि उधार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए जा रहा है, इसलिए हम उधार चुका सकेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि हम अपने पैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं। दिस इज वन गुड थिंग। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, अगर आपने 100 रुपया उधार लिया, 50 रुपया खा लिया और 50 रुपया इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में आपके 100 रुपये वापस करने की प्रोबेबिलिटी कम है। वहीं अगर आपने 100 रुपया उधार लिया, उसमें 10 रुपया और मिला के इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में वो 100 रुपया आप वापस कर पाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है कि उधार तो ले रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अपने पैसे भी लगा रही है, उसके पास में कुछ सरप्लस आ रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रही है।
डेट एंड डेफिसिट की बात करें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, प्लीज ये देखिएगा, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बात, बेसिक इंपोर्ट उसका बता दूंगा। नंबर वन, जो पहली चीज हम देखेंगे वो होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट जनरली देखने के लिए मिलता है जब हम सेंटर की बात करते हैं, स्टेट में रेवेन्यू सरप्लस है, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब अच्छी कंडीशन में है, स्टेट जो कलेक्ट कर रहा है, जितनी इनकम आ रही है और जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में है, स्टेट के पास कुछ पैसा बच जाता है और उसको वो लगा सकता है कहाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दो ही हेड्स होते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, ठीक है। ये बचपन में आपने कभी इकोनॉमी में पढ़ा था। तो रेवेन्यू सरप्लस से हम कहां लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अभी देखा था आपने, ठीक। अच्छा, वहीं फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, लेकिन वेल विद इन एफआरबीएम के टारगेट्स। अब ये भी डेटा है कब का, 2020-21 का, जब कोविड पूरे शबाब पे था, बहुत तेजी से चल रहा था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो, इसका जो एफआरबीएम का टारगेट है उसको रखना है 3% के अंदर। सेंटर ने कहा चलो मान लो तुम्हें 5% के अंदर रखना है, उत्तर प्रदेश ने फिर भी इसको 3% के अंदर में रखा। एफआरबीएम क्या चीज है, एफआरबीएम इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि सेंटर ने पास किया हुआ था और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इसका जो अगर हम एकदम बेसिक मतलब बताऊं, तो फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट है जिसके लिए आपको उधार लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब इतना आपको उधार लेना पड़ेगा, कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट के बराबर सरकार को उधार लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अपना काम चलाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और बाकी सारी चीजें करने के लिए, ठीक। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट में आप केवल उस साल की कंडीशन देखते हो, यानी पिछले उधार का जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेशन में से हटा देते हो। यानी अगर हम इस साल से गवर्नमेंट शुरू करते, पिछला उधार भूल जाएं, तो जितना डेफिसिट, तो हमें जितना उधार लेना पड़ेगा वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक बात है, इसको समझाने के लिए मुझे 20 मिनट चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है। आपको ये पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी तक बताया है उसको दिमाग में रखते हुए, टोटल डेट इज अराउंड 6.66 लाख करोड़, ठीक है। जीएसडीपी कितनी है हमारी, और ये किस पे है, करंट प्राइसेस पे, तो जीएसडीपी का अराउंड 1/3 है, तो हमारी जीएसडीपी अराउंड 18 लाख करोड़ है करंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस पे ना डेट लिखा हुआ है, ना यहाँ पे जीएसडीपी की बात हो रही है। हमने जो जीएसडीपी देखी थी ना 11 लाख करोड़, वो कांस्टेंट प्राइस पे थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मत सोचना। कुल ऋण ग्रस्तता की प्रतिशत संरचना, यानी टोटल जो हमने डेट लिया है उसका परसेंटेज कहां से कितना लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, अगर आपने डेट, फॉर एग्जांपल मैं अगर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, सब कुछ कंट्री के अंदर से लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंट्री के अंदर का डेट तो कभी भी कर लोगे। अगर कंट्री के बाहर से डेट लिया है तो आपको फिर थोड़ा बाहर वालों की शर्तें माननी पड़ेंगी, जिससे उधार लिया उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, ठीक है। स्टेट के कंटेक्स्ट में इट इज ऑल राइट, क्योंकि सेंटर स्टेट को, इट डजंट अलाउ इट टू बी आउट ऑफ लाइन। आपको शायद पता होगा कि स्टेट अगर उधार भी लेगा तो उधार लेने के लिए, बाजार से उधार लेने के लिए सेंटर की परमिशन उसको चाहिए होती है, ठीक है। तो खैर सबसे बड़ा जो इसमें आप देखोगे कंट्रीब्यूशन है वो है मार्केट से हमने जो उधार लिया हुआ है, मतलब बॉन्ड्स वगैरह कुछ निकाले होंगे, उन बॉन्ड्स को, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को किसी ने खरीदा होगा, तो वो उधार है 65%, ठीक है। और उसके बाद में फिर भविष्य पेंशन निधि, स्मॉल सेविंग्स, पावर बॉन्ड्स, जैसे उदय बॉन्ड्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, उदय नाम की एक स्कीम आई थी। भारत सरकार से कोई आपने उधार ले रखा है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एजेंसी से, जैसे वर्ल्ड बैंक से, जायका से, ऐसी किसी एजेंसी से आपने लोन ले रखा है, तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब जब बेसिक की बात पूरी हो चुकी तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बैंकिंग और फाइनेंस। देखो, बैंकिंग और फाइनेंस किसी भी स्टेट की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब बैंकिंग और फाइनेंस के थ्रू ही चलाई जा रही हैं। अगर आप किसी स्कीम में कोई सब्सिडी भी लेने जाओगे ना, तो स्टेट बोलेगा पहले लोन लो, लोन में सब्सिडी दूंगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दूंगा, या फिर लोन के बेसिस पे मार्जिन मनी की सब्सिडी मैं दे दूंगा। तो बैंकिंग फाइनेंस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ए स्टेट। उत्तर प्रदेश ने इसमें काफी कुछ ठीक काम हाल के सालों में किया है। नंबर वन, स्टैंड अप इंडिया में वी आर फर्स्ट इन द कंट्री। नंबर वन, मैक्सिमम अकाउंट हमारे जनधन स्कीम के हैं। हालांकि ये दोनों इसलिए भी है क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेट हैं कंट्री के, हमारी पॉपुलेशन ही 25 करोड़ है, तो होना ही है, लेकिन कुल मिलाकर के भाई अब अचीवमेंट है तो है। वन बैंकिंग आउटलेट इज देयर इन द स्टेट एवरी 1.33 स्क्वायर किलोमीटर। ऑब्वियसली एवरेज है, कहीं कहीं पे हो सकता है 10 स्क्वायर किलोमीटर में हो, कहीं हो सकता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 15 बैंकिंग आउटलेट हो, तो दैट इज ऑल फाइन, बट एवरेज इज 1.33 स्क्वायर किलोमीटर विच इज डिसेंट, नॉट बैड, ओके। डेट बाय डिपॉजिट रेशियो इन द स्टेट इज 53%, यानी स्टेट से जितना डिपॉजिट किया गया उसमें से 53 रुपया हमने स्टेट में उधार लिया, बाकी जहां भी दिया गया वो दूसरे स्टेट्स में दिया गया। यहां हमने इस स्टेट में उतना उधार नहीं लिया। इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि नेशनल लेवल पे करीब 75%, मोर देन 70% इन एनी केस इज दिस डेट बाय डिपॉजिट रेशियो। तो बिना डेट के इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती है, और डेट हमें उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहिए, यानी लोन ज्यादा देना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज ए परसेंट ऑफ टोटल लोन्स इज 59%। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है 40%, ठीक है, हम 59% दे रहे हैं, मतलब बाकी सेक्टर्स को इतना लोन नहीं दे पा रहे हैं। हम केवल एग्रीकल्चर, एमएसएमई वगैरह को ही लोन दे रहे हैं, तो बाकियों को भी लोन देना चाहिए, ऑब्वियसली आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक्स एंड एटीएम्स एटसेट्रा आपको मिलेंगी। एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है, जनधन दर्शक ऐप, एंड्रॉइड पे है, खोलिए, पता चल जाएगा नेक्स्ट बैंक और एटीएम कहाँ पे। हालांकि क्यों कोई करेगा, आप गूगल भी खोल लीजिए तो गूगल पे भी पता चल जाएगा। कृषि समन्वित विकास योजना एक ऐसा बनाया गया है, स्कीम है, और उसमें क्या है, बेसिकली 3% एग्रीकल्चर इंटरेस्ट सब्सिडी है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उदाहरण ले लो, आपने कोई कोल्ड स्टोर बना दिया और कोल्ड स्टोर बनाने के लिए आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया। उस 2 करोड़ के लोन में आपको हर साल 11% का लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसे 11% में से 3% सरकार दे देगी, 8% आप दे दो। कहने का मतलब ये है, इस तरह की स्कीम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबको पता है क्या है, उत्तर प्रदेश में 23 लाख फार्मर्स कवर्ड है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स उत्तर प्रदेश में है 100। इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में नाबार्ड की, बाकी एजेंसीज की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स चलती हैं, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, बस पता हो। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, सबसे पहले ये जान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेसिकली 3-4 चीजें होती है। नंबर वन, यू शुड हैव एक्सेस टू अ बैंक अकाउंट, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। नंबर टू, यू शुड हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स। सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब दो चीजें, पहला, आपको उसमें मिलना चाहिए बीमा, इंश्योरेंस, और दूसरा उसमें आपको मिलना चाहिए पेंशन। अब इंश्योरेंस के अंदर भी आप कह सकते हो कि भैया लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है, और पेंशन तो पेंशन ही है। तीसरी चीज जो आपको मिलनी चाहिए वो है लोन, एक्सेस टू डेट, ठीक है। तो तीनों के लिए सरकार ने, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई जो यहाँ पे लिखी हुई है। जनधन योजना कि आपको अकाउंट मिल जाए, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपको बीमा के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है। उसी तरीके से जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना बीमा के लिए है। अटल पेंशन योजना पेंशन के लिए है। मुद्रा योजना आपको दिया जाता है लोन के लिए। तो ये सब आपको पहले से ही पता है। अदर फाइनेंस स्कीम्स, फाइनेंस की स्कीम्स में अगर आप बात करोगे तो कुछ और हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, जैसे एग्री क्लिनिक स्कीम है, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल स्कीम है, पीएम आवास योजना, ये सारी स्कीम्स बैंक्स के थ्रू रन होती हैं और
बैंकिंग और फाइनेंस के बिना ये स्कीम्स चल नहीं सकती। आप देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में है, कुछ आपको घर के लिए भी हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहले तो देश में एग्रीकल्चर में यूपी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स। अगर हम खाद्यान्न की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, वी आर फर्स्ट इन द कंट्री, नॉट ओनली फूड ग्रेन्स बट स्पेसिफिक अगर बात करें तो व्हीट में ऑल्सो वी आर टॉप नंबर 1। और बाकी जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उसमें नंबर 1 नहीं तो टॉप 3 में तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो नेचुरली हमारा जो एग्रीकल्चर होगा वो उतना ही डेवलप्ड होगा। और हमारी पॉपुलेशन भी हाई है। तो पॉपुलेशन क्यों हाई है? क्योंकि हमारी जो शस्य श्यामला धरती है, जो यहाँ की लैंड है, इट हैज बीन वेरी फर्टाइल सिंस एंशियंट टाइम्स। सो वी हैव अराउंड 7.3% ऑफ द कंट्रीज एरिया। पॉपुलेशन की बात मैं पहले ही आपसे कर चुका। अगर इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो 4 डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स में आप पूरे यूपी को बांट सकते हो, जिसमें 3 जोन्स आर वेरी स्मॉल, तराई, भाबर और विंध्य का एरिया। तराई इज द नॉर्दर्न बेल्ट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। भाबर उसके इमीडिएट नॉर्थ में है। सो तराई और भाबर टोटल मिलाकर के 20 किलोमीटर की बेल्ट है। इट्स अ वेरी वेरी नैरो बेल्ट। और विंध्य का जो एरिया है, इट इज इन वेरी स्मॉल पोर्शन, आपको सोनभद्र में, इलाहाबाद में, झांसी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जगहों पे ऑलमोस्ट द एंटायर स्टेट, मैं कहूंगा अराउंड 90% ऑफ द स्टेट इज बेसिकली द गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो गंगा और यमुना के जो प्लेन्स हैं वो डिफाइन करते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश मतलब गंगा और यमुना। नाउ वी हैव 6 डिस्टिंक्ट सॉइल एरियाज। भाबर और तराई में एक डिस्टिंक्ट सॉइल होती है, उसके अलावा विंध्य में, ये जो इकोलॉजिकल जोन्स के हिसाब से है। फिर आप देखोगे बुंदेलखंड में, अरावली में और एलुवियल सॉइल थोड़ी अलग है। अब अरावली की सॉइल अगेन बहुत ही कम एरिया में आपको वेस्टर्न यूपी में कहीं दिखाई देगी, आगरा के आसपास में। बुंदेलखंड में जो आपका मध्य प्रदेश के साथ में झांसी के आसपास का जो एरिया है, वहां पर अगेन एलुवियल सॉइल, सॉरी, वहां की एक अलग सॉइल प्रोफाइल है, वहां का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है। बट मोस्टली 80% में कहूंगा, 70-80% हमारा एलुवियल सॉइल का एरिया है यूपी में। इट इज वेरी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड। क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल, वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑल्दो आपने यूपी की ज्योग्राफी में पढ़ ली होंगी। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 2021-22 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रही 18% एट कांस्टेंट प्राइसेस, विच इज ह्यूज। हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा था सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी, उसमें भी सबसे ज्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर में हुई, 18%। ठीक है, क्यों हुई? हम मतलब ठीक है, एक रिकवरी भी मार रहे थे कोविड से, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं अलग से जो गवर्नमेंट ने उसमें स्टेप्स लिए। मेन क्रॉप्स आर नंबर 1 पैडी। पैडी इज धान, 60 लाख हेक्टेयर्स में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बोते हैं, दैट इज द बिगेस्ट फूड ग्रेन वी ग्रो इन यूपी इज व्हीट। 97 लाख हेक्टेयर्स में हम लोग व्हीट लगाते हैं। इट इज ह्यूज। पल्सेस 24 लाख हेक्टेयर्स में, मोस्टली उन एरियाज में जहां पर वर्षा कुछ कम होती है, जहां पे रेन्स आर अ बिट लेस। एंड देन उन्हीं एरियाज में आपको आसपास ऑयल क्रॉप्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं। 125 मंडीज इन उत्तर प्रदेश आर नाउ कनेक्टेड टू ई नैम। अब ई नैम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। जितनी भी मंडियां हैं उनको इन्होंने कनेक्ट कर दिया है ऑनलाइन इंटरनेट से, ताकि आप यहीं पे अगर आप ई नैम की वेबसाइट खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि आगरा की मंडी, लखनऊ की मंडी, इलाहाबाद की मंडी में क्या रेट डिफरेंस है टमाटर का, क्योंकि टमाटर का ही जो सब कुछ चल रहा है अभी आजकल। तो नेचुरली अगर आपने टमाटर ग्रो किया है और आप रहते हो लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में, इलाहाबाद में 150 रुपीज में, लखनऊ में 170 रुपीज में है, बराबर है, तो आप सोचोगे लखनऊ ले जाके बेच देता हूं कि 170 रुपीज में। किसानों को भाव का पता रहेगा, और जब लखनऊ की मंडी में ज्यादा टमाटर आ जाएगा तो भाव भी दोनों के बराबर एक हो जाएंगे। तो ऐसा रीजनल जो एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्पैरिटी रहती है भावों की, प्राइसेस की, वो नहीं रहेगी या कम हो जाएगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी, कि बहुत सारी प्रोड्यूस को जीआई टैग्ड किया जा रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से टैग कर देते हैं। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ में बड़े मशहूर ताले मिलते हैं, या रामपुर में चक्कू, वाराणसी में, बनारस में साड़ियां मिलती हैं, लखनऊ में चिकन का काम होता है। ये सारी खूबियां अपनी जगह के नाम से जानी जाती है कि अलीगढ़ी ताले, लखनवी चिकन वगैरह वगैरह। तो यानी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में इनको बनाने का हुनर है, स्किल है, और वहां पे इन्हें बनाया जाता है। तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के थ्रू इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आप रजिस्टर करते हो, तो मैं कहीं और बैठ के ये नहीं कह सकता कि भाई मैं लखनवी चिकन आपको दूंगा या अलीगढ़ी ताला दूंगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ पे इलाहाबाद में एक दुकान खोल रखी है और वहां पे पीछे फैक्ट्री में अलीगढ़ी ताले बनते हैं। अलीगढ़ के ताले अलीगढ़ में ही बनेंगे, और उनका टैग होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जिससे पता चलेगा कि वो असली अलीगढ़ी ताला है। इससे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं, साथ साथ में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, उसको भी बहुत फायदा होता है। केवल प्रोडक्शन पे ही नहीं, अभी तक हमने सारी प्रोड्यूस की बात करी। लेट अस से हम अगर बात करें कि आम किसी एक पर्टिकुलर जगह का बहुत अच्छा होता है, जैसे मलिहाबादी आम कहा जाता है, या फिर हम कहें कि इलाहाबाद के अमरूद बड़े अच्छे होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, और पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, तो उसको भी हम जीआई टैग ले सकते हैं। और ये किया जाता है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है एग्री मार्केटिंग एंड एग्री फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट, उत्तर प्रदेश का। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो नाम है ना कि भाई ये नोडल एजेंसी है, ये तो चलो मेंस में काम आएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आइटम कहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली प्री से रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप अगले साल प्री का एग्जाम देंगे तो ध्यान कर लेना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे सब, तो मोटा मोटा ध्यान कर लेना बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन जीआई टैग। फॉरेस्ट और एनवायरमेंट की बात करें, टोटल फॉरेस्ट, सॉरी टोटल स्टेट का एरिया जो है वो 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 2,41 मान के चलो, 2,40,921 तो अराउंड 2.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना मान के चलना। इसमें जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 9.23%। ठीक है, ये रिपोर्ट, ये पता कहां से चला? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, इसको बोलते हैं आईएसएफआर, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट एरिया तो ज्यादा है, देखो 9.23%, लेकिन फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। 9.23% क्या है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.15%। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, 2023 में दोबारा रिपोर्ट आएगी, जब आएगी दिसंबर में आती है, उसके बाद अगले प्री के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी मेंस के लिए यही डेटा आपका चलेगा 2021 का। तो फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.15%। ये फॉरेस्ट एरिया वो एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। फॉरेस्ट कवर वो है जहां एक्चुअल में फॉरेस्ट है। तो यानी 3% का करीब एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, वहां पे फॉरेस्ट है नहीं, शायद कभी रहा होगा। ठीक, 2021 में देखा गया कि 2019 के कंपैरिजन में 91 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज्ड। अब साथ साथ में आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट जो हम कह रहे हैं ये है कहां पे। तो मोस्टली दीज फॉरेस्ट आर इन तराई भाबर एरिया, वहां पे आपको ज्यादा दिखेंगे। सोनभद्र के आसपास में जो विंध्य का एरिया है वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा, और उत्तराखंड का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर भी कई जगह फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, या ऐसे जो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तराखंड के तराई रीजन के साथ में हमारे कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट मिलकर के एक स्कीम चला रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिससे कि जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बर्ड सेंचुरीज हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फॉरेस्ट से कुछ प्रोड्यूस भी मिलती है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है वैसे ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है। फॉरेस्ट एक्ट में उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दिया गया है और बोला गया है कि इसको आप यूज कर सकते हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो टिम्बर यानी लकड़ी होती है, उस लकड़ी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो निकलती है वो है यूकेलिप्टिस की लकड़ी।
उसके बाद शीशम और साल की लकड़ी, लेकिन ये हर बार वेरी करते हैं ऊपर नीचे। अभी जो लेटेस्ट डेटा है शीशम साल इस ऑर्डर में है, यूकेलिप्टस शीशम और साल, लेकिन ये वेरी करता रहता है, तो इसको ऐसे का ऐसा अगले साल के लिए याद मत करना, अगले साल चेंज हो सकता है। रिसेंटली एक जू गोरखपुर में जो जू है, चिड़ियाघर है, उसका नाम रखा गया है अशफाक उल्ला खां के नाम पे। वैसे ये प्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी ध्यान कर लेना, अगले साल प्री में ही काम आएगा। लॉयन सफारी इटावा में बनाई गई है, ये भी याद करना, प्री ही नहीं मेन के लिए भी काम में आ सकता है, ये टूरिज्म में आपके काम में आ सकता है कि यहाँ पे इको टूरिज्म कैसे हो सकता है कि लॉयन सफारी इटावा में, हालांकि वहां लॉयन है नहीं एक भी, ठीक है। तो बिना लॉयन की कैसी लॉयन सफारी मुझे पता नहीं। उस समय पे मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और उनको लगा कि हमें लॉयन सफारी बनानी चाहिए, तो उन्होंने बना दी। लॉयन के लिए उन्होंने बात करी तो गुजरात ने देने से मना कर दिया, ठीक है। तो लेकिन है, नाम बना रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वहां कोई एक भी लायन नहीं है, ठीक। ओनली नेशनल पार्क वी हैव इज इन दुधवा। दुधवा सभी लोग जानते हैं कि तराई रीजन में है, लखीमपुर खीरी, और वहां पे प्रोजेक्ट टाइगर के बहुत सारे, वो और उसके आसपास के एरिया प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आते हैं उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर में ना एक ही बड़ा सा एरिया है, उसके अंदर दुधवा भी आता है, किशनापुर, करतनिया घाट, अमानगढ़, पीलीभीत, ये सारा एरिया उसके अंदर में आता है, ठीक है। तो ये सारा आसपास का एरिया है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के एरिया हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। अब एक अच्छा सा टेबल वहां पे दे रखा था, जो मैं यहाँ पे एकदम ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया है। कुछ डेटा इसमें से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। जैसे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया दुधवा की स्थापना कब की गई थी, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, ठीक है। इसका एरिया हो सकता है कभी कोई खपती टीचर हो तो प्री में पूछ ले, लेकिन इन जनरल पता होना चाहिए कि 500 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे, यानी छोटा सा है दुधवा नेशनल पार्क, और वहां पे बाघ, तेंदुआ वगैरह ऐसे मिलते हैं, टाइगर, लेपर्ड वगैरह मिलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बड़ा है काफी, 730 स्क्वायर किलोमीटर का, दुधवा के पास में ही है, अभी मैंने बताया उसके पास ही है, ठीक है। उसके अलावा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, वो बहुत बड़ा नहीं है, 81 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी पास में ही है। वन्य जीव विहार की बात करें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब उत्तर प्रदेश में ये देखिए टोटल 11 वन्य जीव विहार हैं। वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वन्य जीव विहार नॉर्मली थोड़े छोटे होते हैं, और वहां पे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का भी कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं, अभी सबका नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि ये कौन कौन से इकोलॉजिकल जोन्स में या आपको मिलेंगे। जो हमने 4 इकोलॉजिकल जोन देखे थे ना, तराई का वो जो विंध्य वाला एरिया था, भाबर का एरिया और गंगा प्लेन्स का एरिया, तो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से डिवाइड करोगे तो इजीली आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। यहां पे नहीं दिया है, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो जैसे करतनिया घाट, बहराइच, वही तराई और भाबर वाला एरिया ही हो गया। बांदा रानीपुर वन्य विहार, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलता है बांदा आपका बुंदेलखंड के पास में, ललितपुर बुंदेलखंड, ठीक है। चंदौली आपका कहाँ हो गया, वहां विंध्य वाला एरिया। लखीमपुर खीरी वापस तराई भाबर चले गए। तो ऐसे अगर याद करोगे तो कुछ याद रह पाएंगे, नहीं तो भूल सकते हैं। दूसरी चीज जो याद करने की होती जनरली, रीसेंट ईयर्स में हमने इसमें क्या काम किए हैं, ठीक है। तो रीसेंट ईयर्स में, अच्छा देखो, सबसे छोटा वगैरह जो होता है ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, उस टाइप का भी याद कर लेना। सबसे छोटे जो वन्य जीव विहार है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 5 स्क्वायर किलोमीटर ललितपुर में, ठीक है। या 7 स्क्वायर किलोमीटर का कछुआ वन्य जीव विहार, कछुओं के लिए वाराणसी में, ठीक है। पक्षी विहार, वो भी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर का एटा में एक पक्षी विहार है, लेकिन ये याद करने की इन जनरल जरूरत रहती नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी जो रीसेंट काम हुए हैं वो आप जरूर याद कर सकते हैं, शेखा झील अलीगढ़ में, और चांद खमहरिया ब्लैक बक, कृष्ण मृग लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बक, ठीक है, इलाहाबाद में है। तो ये 2 चीजें आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी न भी करें तो चलेगा।
प्राणी उद्यान पहले ही हमने बात कर ली कि भैया लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में बन गया है। गोरखपुर में उसका नाम रखा है अशफाक उल्ला खां के नाम पे। प्राणी उद्यान को साधारण भाषा में चिड़ियाघर बोलते हैं, अंग्रेजी में जू बोलते हैं। अब बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन द कंट्री इज इन उत्तर प्रदेश। पहली चीज, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मनुष्य हैं, तो सबसे ज्यादा पशु भी उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। 6.9 करोड़, ठीक है, अराउंड 7 करोड़। इसको ऐसे याद करना, 6.9 कहाँ याद रहेगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी डेटा है ना उसको अप्रोक्सीमेट करके याद करो। स्पेशली मेंस के लिए, प्री में आपको एग्जैक्ट चाहिए होता है, मेंस में एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो 6.9 करोड़ यानी 7 करोड़ के पास में। अच्छा, प्रोडक्टिविटी डोमेस्टिक ब्रीड काउस की स्टेट में सबसे ज्यादा है। कैसे है मुझसे मत पूछना, बस स्टेट का डेटा है तो ऐसा ही लिखा हुआ है। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो जर्सी वगैरह लाते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि डोमेस्टिक की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्स में 65% फ्रॉम बैकयार्ड पोल्ट्री, यानी किसी ने 2-4 मुर्गियां पाल रखी हैं अपने घर में, वहां से आ रहा है। 35% ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर, किसी ने पूरा मुर्गी खाना बना रखा है और वहां से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एग पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि हम बहुत सारा एग, डेली 45 लाख अंडे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 25 करोड़ की जनसंख्या है, 45 लाख अंडे क्या ही होते हैं, ठीक है। कोई सोचो कि 45 लाख अंडे कुछ भी नहीं है। 45 लाख अंडे मतलब अगर स्टेट में 20 लाख लोगों ने डिसाइड किया कि हमें 2 अंडे खाने हैं तो 45 लाख 40 लाख अंडे हो गए, ठीक है। तो 45 लाख अंडे हम डेली इंपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से हम इस सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यूपी कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी 2018 में बनाई गई थी। कैटल ब्रीडिंग मतलब नस्ल सुधार बोलते हैं, यानी जो कैटल होते हैं, जो फॉर एग्जांपल देसी ब्रीड है या विदेशी ब्रीड, जैसी भी ब्रीड के हमारे पास कैटल हैं, उनमें दूध कैसे ज़्यादा हो, वो कैसे डिफरेंट बीमारियों के लिए, डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हो, इसके लिए हम उनकी जो स्पीशीज होती है उसको सुधारते हैं, उसकी ब्रीड को सुधारते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। तो उसके लिए पॉलिसी लाई गई है 2018 में। स्पेशल फोकस किया गया है कि जो देसी ब्रीड्स हैं, डोमेस्टिक काउ ब्रीड्स हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। एक बहुत बड़ा इशू है स्ट्रे कैटल का। 2017 में गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद कर देंगे। तो किसानों ने बहुत सारे कैटल अपने छोड़ दिए जो वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे या मेल थे। अब बैल को लेकर के कोई खेती करता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे लिए अनइकोनॉमिक है, उनको छोड़ दिया। जब खुला छोड़ दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। वो लोग रोड पे घूमने लगे, खेतों में फसलें खाने लगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। काउ प्रोटेक्शन एरिया कवर किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें 303 का टारगेट है। मोर देन 200 बनाए जा चुके हैं। तभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि स्ट्रे कैटल मेनेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो आप यहां लिख सकते हैं, उन एरियाज को बनाने के लिए मनरेगा यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है कन्वर्जेंस, यानी दो स्कीम्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें कनेक्ट करना। अब मनरेगा से हमने उनके लिए बाड़े बना दिए, प्रोटेक्शन एरिया बना दिए और उसके अंदर गायें रहेंगी। अच्छा, 1.62 लाख कैटल गवर्नमेंट ने कैप्चर किया और उन लोगों को दे दिए जो उन्हें पालना चाहते थे। किसी ने कहा कि भाई हम पाल लेंगे इसको, गाय को, तो भाई ले जाओ, ये गाय तुम ले जाओ, रख लो अपने पास में। डेयरी सेक्टर में गवर्नमेंट के एफर्ट से या ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा पशु हैं, हमारी फर्स्ट रैंक है कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हम करते हैं। सबको पता होगा कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल्क कोऑपरेटिव हमारे यहाँ पे जो है उसका नाम है पराग। पराग नाम की कोऑपरेटिव है जिसके थ्रू काफी सारा मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है उत्तर प्रदेश में। 2020-21 की बात करें, 300 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क का था हमारा। अब ये असली है कि नकली है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे नकली दूध के कारखाने भी विशेषकर होली दिवाली के पास में जानने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए एक अवार्ड दिया गया मिल्क प्रोडक्टिविटी में, सॉरी, मिल्क कोऑपरेटिव्स में। जो सबसे ज्यादा दूध देगा, सबसे ज्यादा दूध का कंट्रीब्यूशन करेगा, उसको नंद बाबा अवार्ड दिया जाएगा उस किसान को। ये गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, अलग अलग लेवल पे नंद बाबा अवार्ड दिया जाता है कि आप दूध और ज्यादा वहां पे
उसका उत्पादन करें। फिशरीज की बात करें तो फिशिंग कम्युनिटी के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। वैसे आप देखें तो पीएम मत्स्य संपदा विकास योजना है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आपने पढ़ा होगा। अगर हम स्पेशली स्टेट की स्कीम्स की बात करें तो मछुआ आवास योजना, जो मछुआरे हैं उनको घर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन सब में उनके लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। उनके जो टूल्स ऑफ ट्रेड हैं, जो कैपिटल है, उसको इम्प्रूव करने से लेकर के उसकी मार्केटिंग करने तक हर चीज में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इमर्जिंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है और हमने एक मिशन चलाया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। इसमें हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। नंबर वन, एग्जॉटिक फ्रूट क्रॉप्स। एग्जॉटिक का मतलब विलायती, विदेशी, ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट, फिग्स यानी अंजीर, स्ट्रॉबेरी, जो भारत देश में 10-20 साल पहले कोई नहीं खाता था, लेकिन अब उसकी डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन है, लोग विदेशों से सीख करके खा रहे हैं। तो ये सब जो फ्रूट्स हैं वो खाना चाहते हैं, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है, एग्जॉटिक फ्रूट क्रॉप्स को। दूसरा है नीश फ्रूट क्रॉप्स, जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे निक्के फ्रूट क्रॉप्स लिखा है। मैं भी एक बार कंफ्यूजन हुआ कि ये निक्के क्या चीज़ है, ठीक है। नीश फ्रूट क्रॉप्स मतलब वो फ्रूट क्रॉप्स जो उत्तर प्रदेश में जिनकी प्रोडक्टिविटी पहले से ही बहुत अच्छी है और हम देखेंगे कि उनका उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, कि नहीं पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा लोग उनको नहीं खाते, लेकिन पर्टिकुलर एरियाज में वो लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, यानी नीश है उनके बने हुए, ठीक है। तो आंवला, जामुन, करौंदा, बेल, टैमरिंड, जैकफ्रूट, फालसा, हनुमान फल, ये सारे हैं, इनको भी प्रमोट किया जा रहा है। अब जैक फ्रूट को बोलते हैं कटहल, आप बोलोगे कटहल को तो पका के खाते हैं, तो भाई साहब कटहल को सब्जी के अलावा फ्रूट के रूप में भी खाया जाता है। ये उत्तर भारत के लोग नहीं जानते। जब आप दक्षिण भारत या पूर्वी भारत जाओगे, बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश और साउथ में, वहां पे आपको पता चलेगा कि जैक फ्रूट जो है, कटहल जब पक जाता है, मीठा उसका फल होता है, बहुत पसंद करते हैं। मुझे और बहुत सारे अन्य उत्तर भारतीयों को, मैंने खाया है वो मीठा, मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन उनको बचपन से आदत होती होगी, तो उनको पसंद आता है। फ्रूट बेल्ट्स प्रपोज्ड फॉर मैंगो, गुआवा एंड आमला, ये तीन ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे ज्यादा हो सकती हैं, जहां पे इनकी पट्टियां, बेल्ट विकसित की जा सकती हैं। तो कहां पे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। वहां पे इनकी पट्टियां विकसित की जा रही हैं कि इनको वहां पे फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में इससे ही रिलेटेड इंडस्ट्री लगा देंगे। इनकी प्रोसेसिंग से लेकर के इनकी पैकिंग और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारा काम वहां पे उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में हो सकता है। यूपी इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, मैंगो एंड गुआवा इन द कंट्री। तो अमरूद, आम और आलू सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूपी। अब फल पट्टी कहाँ, आम की अगर देखी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी फल पट्टी, कहाँ रह गया सहारनपुर और कहाँ है वाराणसी। सहारनपुर एकदम वेस्ट में है, ठीक है, हरियाणा के बॉर्डर पे। वाराणसी एकदम ईस्ट में है, उसके बाद बिहार ही लग जाता है। लेकिन इस पूरी बेल्ट में सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, ये एक बेल्ट हो गई। प्रतापगढ़, वाराणसी, ये दूसरी बेल्ट हो गई। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और बाराबंकी का एरिया, ये तीसरी बेल्ट। इन तीन अलग अलग जगहों पे आम बहुत अच्छा होता है। ये एक्चुअली ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो ट्रॉपिकल एरिया तो पूरा ही उत्तर प्रदेश है, सब जगह अच्छा हो जाता है। कौशाम्बी और बदायूं के 6 विकास खंड, यहाँ पे अमरूद की बात की गई। सभी लोग जो इलाहाबादी अमरूद कहते हैं ना, तो इलाहाबादी अमरूद कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, वहां पर मिलता है, बहुत अच्छा होता है। और आंवला प्रतापगढ़ के 2 विकास खंड, प्रतापगढ़ जिला आपके सेंट्रल यूपी में आपको मिलेगा, सेंट्रल ईस्ट यूपी के पास में। वहां पे आंवले का बहुत अच्छा पहले से ही रहा है, तो उसको डेवलप करने की बात चल रही है। कुछ मिसलेनियस बातें, कुछ स्कीम्स हैं जो आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए, जैसे कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके अंदर का एक कंपोनेंट है, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना वगैरह वगैरह, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, हाइब्रिड वेजिटेबल्स के लिए स्कीम,
ये सारी स्कीम आप पहले ही पढ़ चुके होंगे अपनी नॉर्मल इकोनॉमिक्स की तैयारी में, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाया है लखनऊ में, जहां पे फूड प्रोसेसिंग सिखाई जा रही है। जो इंपॉर्टेंट है, देखिए, हॉर्टिकल्चर जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर पाए। भाई अमरूद है, अब अमरूद 10 दिन रह जाएगा, 15-20 दिन रह जाएगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। तो उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अमरूद को प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप उसका जो भी बनाते हो, आप उसका जैम बनाएं या उसका अचार बनाएं, मर्जी है आपकी। ये सही आम के भी, ऐसे ही आंवले की भी बात है, आंवले का आप मुरब्बा बनाएं चाहे जो भी बनाएं, आम का अचार बनाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। उसकी टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, अब अचार मुरब्बा तो पहले से हम लोग बनाते हैं, लेकिन नई चीजें हैं प्रोसेसिंग में, कई सारी नई टेक्नोलॉजी आई हैं जिससे उसको और बेहतर तरीके से मार्केट किया जा सकता है, विशेषकर विदेशी मार्केट में। तो वो इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई थी साल 2017 में। साल 2017 के बाद से हम लोगों ने इस पे विशेष ध्यान देना चालू किया है। रूरल एरिया में फूड प्रोसेसिंग के लिए महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना चलती है। अब क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। आपको रूरल एरिया में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगानी है तो सरकार आपको हेल्प करेगी, चाहे वो सब्सिडी दे रही हो, लोन में इजी कर रही हो, जो कुछ कर रही हो, ठीक है, आपको सरकार हेल्प करेगी, सिर्फ इतनी बात है। फूड सिक्योरिटी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की थोड़ी सी बात करें। फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी स्कीम जो इस समय देश में चल रही है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के नागरिक इतने भूखे लोग हैं कि 80 करोड़ लोगों को, यानी 60% इस देश के लोगों को मैं खाना खिला रहा हूं। मैं मतलब सरकार खाना खिला रही है, ठीक है। ये जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सरकार मुफ्त में फूड ग्रेन दे रही है हर महीना, ये आता है कौन सी स्कीम के अंतर्गत, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी यूपी में मई 2020 में स्टार्ट हुई। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या चीज़ है भाई, आप हो सकता है बिहार के व्यक्ति हो या बंगाल के व्यक्ति हो या झारखंड के हो या किसी और प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक राशन कार्ड है और आपको उत्तर प्रदेश में राशन लेना, तो जाइए वही राशन कार्ड लेकर के बिहार का या केरल का या जहाँ का भी है, और आपको राशन मिल जाएगा। ये मई 2020 से है, ठीक है। तो आपका कहीं का भी राशन कार्ड हो, कहीं दूसरी जगह पे आपको राशन मिल सकता है। यूपी में भी हो सकता है, आप सहारनपुर के आदमी हो, काम कर रहे हैं आप इलाहाबाद में। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड इन चंदौली, ठीक है। चंदौली जनपद से सबसे पहले शुरू हुआ फोर्टिफाइड राइस, यानी राइस में कुछ ऐसे विटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला दिए गए जो नॉर्मली फूड से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, सो दैट गरीब लोगों को भी न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस वहां मिल रहा है। एमएसपी कितना रखा गया, ये केवल याद करना है प्री के लिए, मेंस के लिए भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना पैडी वीट बाजरा वगैरह सबका एमएसपी होता है, बाजरे का पैडी और वीट से फिलहाल ज्यादा है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की। तो बहुत सारे मिसलेनियस पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग रूरल डेवलपमेंट के वर्टिकल्स से रिलेटेड हैं, उनको आप ध्यान करेंगे, उस डेटा को आपके काम आएगा आपके एग्जाम में। पहली चीज, अमृत सरोवर स्कीम। तो अमृतकाल चल रहा है भाई, ठीक है, 2047 तक अमृतकाल ही चलेगा। इस अमृतकाल में हमको सुपर पावर बन जाना है, डेवलप्ड कंट्री बन जाना है, आदि आदि। और इसमें हम अमृत सरोवर बना रहे हैं, यानी बहुत सारे पॉन्ड्स बना रहे हैं, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। उस स्कीम के बारे में, अमृत सरोवर के बारे में आप पढ़िएगा कि भूजल का स्तर, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, उस आसपास में बायोडाइवर्सिटी भी ठीक होगी, जो कुछ भी है। तो 10,000 से ऊपर अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। नेशनल रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है और उसने बहुत सारे इनपुट्स दिए हुए हैं हमें। यूपी में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो रेशियो है वो 60-40 का होता है। 60% सेंटर देता है, 40% स्टेट देता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि दो तरह की स्कीम्स होती हैं। एक को बोलते हैं हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है, जैसे मनरेगा है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% पैसा सेंटर से आता है।
वैसे ही कुछ स्कीम्स होती है इन्हें बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें जैसे 60% है वो सेंटर से आ रहा है, 40% स्टेट को अपनी जेब से देना है। तो ऐसी हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। शॉर्ट में इसको समझिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम सेंटर की हैं, जैसे मनरेगा, डेली वेज उसमें अराउंड 213 रुपया है फिलहाल। मनरेगा के जो बेसिक्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। हालांकि यूपीए गवर्नमेंट ने निकाली थी, लेकिन एनडीए ने यानी भाजपा सरकार ने इसको कंटिन्यू रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखिएगा क्या चीज है। पीएम ग्राम सड़क योजना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मैं आपको बताऊं भारत नेट, एनओएफएन वगैरह, मतलब एक ही स्कीम है भारत नेट या एनओएफएन। वो भी क्या है कि विलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार बेस्ड पेमेंट एंड जियो टैगिंग अब किया जा रहा है ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे मनरेगा में आपने कुछ बनाया, या प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने कुछ बनाया, या फिर स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण में आपने एक टॉयलेट बनाया, तो उसका क्या किया जाएगा? जियो टैगिंग, यानी एक्चुअल में बना है कि नहीं वो आपको अपडेट करना पड़ेगा और वो मैप में दिखाएगा। जब कोई स्टेट लेवल का मैप खोलेगा ना, तो वहां पे उसको दिखेगा इतने सारे टैग होकर के पड़े हुए हैं कि यहाँ यहाँ पे बने हैं चीजें। फिर वो फोकस करेगा कि चलो बाराबंकी जिले में कहाँ पे बना हुआ है, फिर वो और फोकस करेगा कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक में कहाँ पे बना हुआ है। तो वो सारी चीजें देख सकता है कि जो पेमेंट गया है वो सही गया है कि नहीं। ठीक। आधार बेस्ड पेमेंट मतलब कि आपको कोई फिक्टिशियस व्यक्ति को नहीं मिलेगा कि जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको आपने मनरेगा का या किसी और का पैसा दे दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोई भी SECC 2011 की एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं है। अब देखो, जो ये टारगेटिंग होती है ना, जैसे हम बात करें मान लो उज्ज्वला स्कीम की, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम, इसकी टारगेटिंग कैसे होती है? 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था। उसके आधार पर यह पाया गया कि हर एक गांव में कौन सी फैमिली कितनी पिछड़ी हुई है, कितना उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है कम है, और उनको जो एलिजिबल फैमिली थी उनको बोला गया कि भाई आपको ये सारी स्कीम दी जाएंगी, आपकी टारगेटिंग की जा रही है, आप गरीब लोग हैं, बाकी लोगों को ये चीजें नहीं मिलेंगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बाद गरीब हो सकते हैं, या कई सारे लोग जो उसमें कवर ही नहीं हो पाए। जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस नेचुरल डिजास्टर के बाद कोई पर्टिकुलर फैमिली गरीब हो गई, काला आजार, लेप्रेसी, मुशह, या फिर इसके अलावा कुछ ट्राइब्स के लोग, वनटांगिया, मुशहर, कोल, सहारिया, थारू, नट, चेरा, ये एक जगह पे नहीं रहते, तो SECC में इनका नाम कैसे आएगा? तो इन लोगों के लिए, या इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, या नेचुरल डिजास्टर वाले लोगों के लिए, इवन इफ दे आर नॉट इन SECC 2011, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर दिया जाएगा। ठीक। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत ग्रामीण, ठीक है, विलेज के लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यूपी स्टेट रूरल डेवलपमेंट मिशन, UPSRLM बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। कुछ और स्टेप्स देखें रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो रिसेंटली एक मिल्क डेवलपमेंट कंपनी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी कंपनी, और इसमें 40,000 से ऊपर शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो FPO होता है ना, वैसे ही इसको आप समझिए, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। प्रेरणा ओजस नॉन प्रॉफिट कंपनी, सोलर प्रोडक्ट्स के सेक्टर में इसी तरीके से कंपनी है प्रेरणा ओजस। प्रेरणा कैंटीन चलाई जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन में विमेन का यूज किया जा रहा है ताकि लोग उनको गोला भी ना दे सकें और वो किसी न किसी तरीके से बिल भी ले आए, और हर बिल पे उनको कुछ एक इंसेंटिव दे दिया जाता है कलेक्शन पे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, तो इस सबके थ्रू रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, पंचायती राज की बात करें तो पंचायत की कुछ एम्पावरमेंट स्कीम है, जैसे मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ठीक है, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सशक्तिकरण योजना। क्या चीज है, एक बार बस नजर मार लेना इन पे। पंचायती राज का पोर्टल अभी बनाया गया है जिसका नाम है हमारी पंचायत।
ठीक, तो आपकी पंचायत से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर जो स्कीम्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए बनाई गई हैं। कुछ और स्टेप्स हैं पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, पंचायत एम्पावरमेंट, पंचायत डेवलपमेंट के लिए कह लो, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार, बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार। नाम भी रट लोगे तो बहुत है। अगर कभी पूछ ले कि भैया पंचायत सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया गया है, जो अभी पढ़ा है वैसे का वैसा उगल दो कि फलाने फलाने स्कीम्स चल रही, फलाने फलाने पुरस्कार चल रहे हैं, और जो कुछ भी हम सेंटर से जो स्कीम्स चलती हैं उसका भी यहाँ पर हम क्रियान्वयन कर ही रहे हैं। बात खत्म हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए यूपी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमने इस लेक्चर की शुरुआत में देखा अराउंड 25% यूपी की जो जीएसडीपी है वो इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर से आती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है 26.7%, इतना इंडस्ट्री से आ रही है। टर्शरी से तो बहुत कम है, प्राइमरी से थोड़ी सी ज़्यादा है। नाउ विदाउट इंडस्ट्री को हम अगर ये कहिए कि इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे नहीं तो हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी को नहीं बना सकते हैं। सिंपल इज दैट। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इंडस्ट्री को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। अच्छा, करंट कंडीशन क्या है वो हमने देख ही लिया। अगर हम आईआईपी के हिसाब से चले, आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो यूपी के सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें इंडस्ट्री भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, यूटिलिटीज भी आती हैं, जो हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था। यूटिलिटीज और कंस्ट्रक्शन को हटा दें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो वेटेज है वो 809 यानी 80% जो इसमें वेटेज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। सेकेंडरी में 80% कहां से आ रहा है? इंडस्ट्री से आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ अच्छी खासी रही, 13% 2021-22 में। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कैसे होगा? उसको डेवलप करने के लिए आपको अपने स्टेट में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि लोग आकर के आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे एक इन्होंने रिफॉर्म प्लान बनाया, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, और उसको उन्होंने बोला कि ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम ट्रस्ट करते हैं इंडस्ट्री पे, हम कंप्लायंस के लिए तुमको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ इसमें अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। जनहित गारंटी एक्ट ये लेकर के आए और बोले 100 सर्विसेज ऑफ 30 डिपार्टमेंट्स आर टोटली डिजिटाइज्ड, डिजिटली अप्लाई करो, डिजिटली मिल जाएगा। निवेश मित्र पोर्टल, जिसमें 362 ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल विंडो सिस्टम्स इन इंडिया। कहते हैं ना सिंगल विंडो सिस्टम बनाओ, तो सिंगल विंडो सिस्टम जो यूपी में है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको बोलते हैं निवेश मित्र पोर्टल। बहुत सारी जो आपको रिक्वायरमेंट थी, 362 रिक्वायरमेंट, एक जगह पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, वो पूरी हो जाएंगी। अब अच्छा, सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बीच का हम डिफरेंस पहले ही देख चुके हैं। कुछ और इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स देखें। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम सेंट्रल की स्कीम है, आपको पता है इसमें क्या है, बेसिकली एमएसएमईज के लिए है, और इसमें मार्जिन मनी किसी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो मार्जिन मनी होगा, ये सेंटर में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है? ये आपको दे रहा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। MSC CDP यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब जब एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही टाइप की होती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर। जैसे अलीगढ़ में ताले बनाने की, या कन्नौज में आप देखेंगे वहां पे एक पूरा क्लस्टर है इत्र बनाने का। तो MSC CDP का मतलब इस तरह के क्लस्टर्स को हर तरह की जरूरी सहूलियत देना और उनकी मार्केटिंग में सपोर्ट करना, इस सब के लिए स्कीम है। एक स्फूर्ति स्कीम नहीं आई है, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, मैंने कन्नौज की भी बात करी, ठीक है, तो वो स्फूर्ति स्कीम में भी वहां पे भी कवर होगा। तो एक ही चीज दो या मल्टीपल स्कीम्स में कवर हो सकती हैं। उसी तरीके से अलीगढ़ के ताले, रामपुर का चाकू, बनारस की साड़ी, ये सब चीजें स्फूर्ति स्कीम में कवर होंगी, ताकि उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो बेटर हो सके।
एक एस्पायर स्कीम है, क्या है आप देखिएगा, सेंटर की स्कीम है। अब स्टेट स्कीम्स की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये स्टेट की है, सेंटर की नहीं है। मार्जिन मनी फॉर बैंक लोन, अभी तक जो हम देख रहे थे ना, ये सब सेंटर की स्कीम्स थी, स्फूर्ति, एस्पायर, एमएससी सीडीपी, पीएम, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मार्जिन मनी देगी, बैंक लोन देगी अगर आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ये बोलती है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चोजन प्रोडक्ट है उसमें आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी वो इंडस्ट्री लगाने के लिए। कैसे? मार्जिन मनी देगी, ट्रेनिंग देगी, टूल किट, मार्केटिंग सपोर्ट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सब कुछ देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चूज कर लिया गया है कि इसको हम सपोर्ट करेंगे, यहां पर ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। एज अ क्लस्टर आप कह सकते हो कि वहां पर डेवलप करने की बात है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेड टूल किट फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन, जो पुराने कारीगर होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, इन लोगों को जब रिटायर हो जाएं 60 साल के बाद तो कुछ पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहेगी। कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स के लिए निवेश मित्र पोर्टल की बात हम कर चुके। वेरियस इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए गए हैं और पॉलिसी बनाई गई है, एमएसएमई पॉलिसी 2022 और एमएसएमई एक्ट 2020, ठीक है। अब स्टेट ने क्या क्या एफर्ट्स मारे हैं ताकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी हो जाए। थोड़ी देर पहले भी हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी थी, उस समय हमने निवेश मित्र पोर्टल की बात करी थी। अब थोड़ा डिटेल में इसको देखो क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। नंबर 1, एमएसएमई एक्ट 2020 आपको कंप्लायंस से मुक्ति देता है। कंप्लायंस मतलब कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फाइल करना होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ के इंस्पेक्शन करते हैं कि भैया आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं। उन्होंने कहा पहले 1000 दिन, लगभग 3 साल आपके यहाँ कोई चेक करने नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। 2.5 साल से ऊपर का ये पीरियड है। तो फ्रॉम द स्टार्ट, जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया, 1000 दिन तक कोई इंस्पेक्शन आपकी फैसिलिटी का नहीं हो सकता। दूसरा, निवेश मित्र पोर्टल आपको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है कानपुर में। एमएसएमई साथी पोर्टल, सो दैट एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो भी परेशानी है वो यहाँ पे निपटाई जाए। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव्स ये आयोजित किए जाएंगे, क्यों? ताकि एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई को, बाकी इंडस्ट्री को कुछ एवेन्यूज मिले, उन्हें पता चले कि विदेश में कैसा मार्केट है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है। और जेम यूज किया जा रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए। इसको यहां पे क्यों लिखा है? देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कारण जिंदा है, गवर्नमेंट उनसे चीजें लेती है और इसलिए उनका काम धंधा चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, भारत में कागज, पेपर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। स्टेशनरी, क्योंकि उनका काम ही है कागज काले करना। तो जेम पोर्टल के थ्रू अगर हम ये जो चीजें हैं प्रोक्योर कर रहे हैं तो सबको फेयर चांस मिलेगा। ऐसा नहीं किसी एक को ज्यादा चांस मिल रहा है, किसी को कम चांस मिल रहा है। और यूपी को इसमें नंबर 1 रैंक मिली है जेम पोर्टल का यूज करने में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है लेकिन कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स की बात करें तो अराउंड 2 लाख हैंडलूम वर्कर्स हैं और वो सब मिला करके करीब 5.5 लाख पावर लूम वर्कर्स हैं जो कि पावर लूम चलाते हैं। हैंडलूम का मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, हाथ से ही कुछ कुछ बना रहे हैं। पावर लूम का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उनका जो करघा है वो चल रहा है और उससे कुछ कुछ बनाया जा रहा है, टेक्सटाइल बनाया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 ये फैसिलिटी देती है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल गारमेंट में डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए। टेक्सटाइल मतलब सीधा कपड़ा, गारमेंट मतलब सिला हुआ कपड़ा, साधारण कपड़ा नहीं, कपड़े का थान नहीं, सिला हुआ जो रेडीमेड है, पहन सकते हैं आप। तो ये समझ लीजिए कि टेक्सटाइल खरीदने का मतलब कि आप जा रहे हैं कट पीस खरीदने, और गारमेंट खरीदने का मतलब आप शर्ट और पैंट खरीदने जा रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रपोज्ड हैं हरदोई में और लखनऊ में। इसके अलावा मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रमोट कर रही है, स्पेशली हैंडलूम वालों को, कि तुमको पावर लूम के लिए बहुत वो नहीं करना है, हम सब्सिडी देंगे, हमारे हिसाब से लगा लो। अच्छा, टेक्सटाइल पे इतना जोर क्यों है? आप ये देखना कि दुनिया में कहीं भी अगर इंडस्ट्री जमी है तो टेक्सटाइल के जम पे जमी है।
भाई भारत में और ब्रिटेन के बीच में जब हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया में, तो ब्रिटेन हमको क्या कर रहा था, सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट था वो टेक्सटाइल ही बेच रहा था। पहले भारत ब्रिटेन को बेचता था, फिर ब्रिटेन भारत को बेचने लगा। आज भी मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, इनको हम कहते हैं कि भाई ये बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। क्यों हैं? यहाँ टेक्सटाइल की मिल्स थी। यूपी में ही बात करो तो कानपुर में टेक्सटाइल की इतनी सारी मिलें थी, इसलिए उसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। ठीक, तो टेक्सटाइल इज वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव, उसमें जॉब्स बहुत सारी होती हैं और उसकी वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो ऊपर बढ़ता है जब स्टेबल जॉब रहती है। तो ये इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस कुछ बातें करें इंडस्ट्री के बारे में, तो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यूपी में रायबरेली में स्टैब्लिश किया गया है। ये जो टेक्सटाइल है उसके किस तरीके के आपको पैटर्न्स बनाने, डिजाइन बनाने, उनको इनपुट्स दे सकता है। वहां से जो छात्र हैं वो इनपुट्स दे सकते हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं। यूपी की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, वो बहुत सारी स्कीम्स और स्टेप्स लेकर के आई है जिससे कि आप कह सकते हो कि विलेज इंडस्ट्रीज को कुछ प्रमोशन मिले, जैसे ये सारी उसकी स्कीम्स हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी टू बेनिफिशियरीज ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, मार्केटिंग सपोर्ट और माटी कला बोर्ड भी बनाया गया है जो कि ट्रेडिशनल पॉटर्स को प्रमोट करेगा। ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज से अलग है। ये चार चीजें खादी विलेज इंडस्ट्री के अंदर में है और ये चीजें अलग हैं। कुछ मिसलेनियस बातें करें तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था फरवरी 2023 में, इसी साल लखनऊ में किया गया था ताकि इन्वेस्टमेंट यूपी में ज्यादा से ज्यादा आए। पहला इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में। अब निवेश सारथी, निवेश मित्र, इन सब की बात हम कर चुके हैं। निवेश सारथी किस चीज के लिए है? निवेश मित्र से थोड़ा सा अलग है। एमओयू साइन करने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक पोर्टल बना दिया जिसका नाम हमने दे दिया निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है इस एरिया में, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और कानपुर। क्यों? ताकि डिफेंस इंडस्ट्रीज यहां पे लग सकें। अब बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस का। जैसे यूक्रेन में उनको चाहिए बम बंदूकें, आर्मीनिया को चाहिए, अजरबैजान को चाहिए, लड़ते हैं तो उनको चाहिए होता है, तो उसको कोई तो सप्लाई करेगा। इंडिया भी सप्लाई कर सकता है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें। सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट वगैरह वगैरह। इसको ऐसे ही याद कर लेना, कभी काम आ सकता है ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की इकोनॉमी के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले पेपर्स में। तो पहली चीज है, जो नए नए एक्सप्रेसवेज बने हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी जगह से गुजरते हैं, किसने उनको बनाया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनागुरेट हुआ है, मोदी जी ने किया था लास्ट ईयर 2022 में जालौन में। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करने के लिए, मेरठ आपका वेस्ट यूपी में है, प्रयागराज ईस्ट यूपी में है, तो पूरे यूपी को कनेक्ट करेगा। और गंगा के किनारे किनारे भाई मेरठ में भी और प्रयागराज में भी गंगा है, दोनों जिलों में गंगा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लास्ट पे पहुंचेगा प्रयागराज। उसी तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट है जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर होते हुए पहुंचेगा लास्ट में महाराजगंज। तो यानी जो पूरी तराई बेल्ट है पीलीभीत से महाराजगंज, इसको पूरा कनेक्ट करेगा। तो ऐसे पैरेलल कुछ एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक बेसिक डेटा कि सड़क नेटवर्क उत्तर प्रदेश में किस तरीके का है। अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, करंटली लगभग 11,500 किलोमीटर, 11,500 या 11,600 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज हैं यहाँ पे। और टोटल रोड की अगर बात करें, दो ही आपको डेटा याद करने, जाके बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे अगर टोटल रोड्स की बात करें तो अराउंड 2.8 लाख किलोमीटर, 2,87,000 किलोमीटर यहाँ पे टोटल रोड्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, मोस्टली क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे हैं
तो ये पोर्टल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस किस चीज के लिए हैं वो यहाँ पे है। जैसे रोड के लिए चाणक्य पोर्टल, किस चीज के लिए कि वर्क्स मॉनिटरिंग, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, ईएमबी बिलिंग, रोड साइड परमिशंस के लिए कौन सा पोर्टल है? चाणक्य पोर्टल। कहाँ काम आएगा? आपके ई गवर्नेंस वाला अगर कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे काम आएगा कि भाई साहब ये पोर्टल्स है, उनसे ये काम होता है, ठीक है। प्रहरी पोर्टल, बिड कैपेसिटी इवैल्यूएशन सिस्टम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन निगरानी, रोड के जो कुछ भी डैमेज है उसको जियो टैग करके आप सरकार को बता सकते हैं, आप यानी एज ए सिटीजन बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सृष्टि, ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ रोड्स। विश्वकर्मा पोर्टल, बेटर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ग्रीवेंस रिडर्सल के लिए। इसके अलावा यूपी भूलेख, जिसमें कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रोड रिलेटेड नहीं, ये लैंड रिलेटेड है। सेवा योजन, कैरियर काउंसलिंग का पोर्टल है। इससे रिलेटेड एक और पोर्टल है पंख, जिसके विषय में थोड़ी देर में हम देखेंगे। और जन सुनवाई पोर्टल पब्लिक कंप्लेंट का पोर्टल है, यानी आप देखेंगे कि जन सुनवाई और समाधान दोनों एक ही चीज है। मैंने इसका अलग से एक वीडियो किया हुआ है क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक है रिड्रेसल पॉलिसी, उसको एड्रेस करने के लिए, तो उसके लिए आप वो देख सकते हैं। ई साथी यूपी फॉर ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, यूपीपीसीएल झटपट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन यूपीपीसीएल, आपको बिल से लेकर के जो कुछ भी काम करना हो। यूपी कॉप फॉर पुलिस, प्रहरी टू स्ट्रेंथन बीट पुलिसिंग, और एफपीओ शक्ति फॉर फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से ऐप बना हुआ है, पोर्टल है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, 80% से ज्यादा व्हीकल्स उत्तर प्रदेश में टू व्हीलर है, यानी मोटरसाइकिल है या स्कूटर्स हैं। रोड सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR रायबरेली में, और इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर लखनऊ में। विमेन की बात करें तो विमेन की सेफ्टी रोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेशनली ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो पिंक बसेस चलाई गई हैं जो कि सारे डिस्ट्रिक्ट को लखनऊ से कनेक्ट करती है। किसी भी वुमन को रायबरेली से हो या इलाहाबाद से हो या मेरठ से लखनऊ अगर आना है तो पिंक बस में आ सकती है। पिंक बस का मतलब कि उसमें जो स्टाफ होगा वो लेडी स्टाफ होगा। निर्भया स्कीम, जो कि फिर 50 AC पिंक बसेस और चला रही हैं, जिसमें कि पैनिक बटन्स हैं, इसमें केवल लेडीज जाती हैं। पैनिक बटन है, आप दबाइएगा तो आपके लिए GPS कनेक्टेड होगा, वहां पे आपकी हेल्प के लिए भी लोग आ जाएंगे। वीमेन हेल्पलाइन का जो नाम है इस कंटेक्स्ट में, उसका नाम है दामिनी, ठीक है। तो दामिनी पिक्चर से शायद उन्होंने लिया होगा, जैसे भी आप याद रखिएगा। मेट्रो रेल की प्रगति की बात करें तो लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल करंटली वर्क कर रही है। लखनऊ में तो अच्छा खासा नेटवर्क है, कानपुर में काम कर रही है। अदर प्लेसेस वेयर मेट्रो इज बीइंग डेवलप्ड, तो आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ। मेरठ में इसको सीधा कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली से मेट्रो लाइट रेल से, और वैसे ही गोरखपुर में भी मेट्रो लाइट रेल चलाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों जगहों पे थोड़ा सा कम शायद राइडरशिप होगी। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज में ज़्यादा राइडरशिप होगी क्योंकि ये मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे प्रॉपर मेट्रो बनाने की संभावना है। एनर्जी की बात करें, पर कैपिटा कंजम्पशन साल का है ये 634 किलोवाट आवर है। लेकिन अगर आप बड़े स्टेट्स को, बड़े मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट या इंडस्ट्री के हिसाब से बेटर स्टेट्स को देखो, पंजाब, गुजरात, हरियाणा वगैरह। पंजाब में तो इंडस्ट्री भी नहीं है, खाली एग्रीकल्चर के दम पे, तो वहां पे पर पर्सन पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 2000 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 634 और 2000 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो सीधा सीधा दिखाता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी थोड़ा कम है डेवलप्ड, शायद इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी कम है। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक और एजेंसी जो यूपी में काम करती है अपार्ट फ्रॉम यूपीपीसीएल, उसको बोलते हैं यूपी नेडा, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। याद कर लेना, क्योंकि जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक्स होते हैं ना, वहां पे ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यूपी नेडा ये न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेट में प्रमोट कर रही है। क्या क्या कर रही है? ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स, आप सोलर प्लांट लगाइए, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर लीजिए, एक पीपीए साइन हो जाएगा। पीपीए मतलब पावर परचेज अग्रीमेंट, और आप सरकार को बिजली बेचिए। रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड पेमेंट, जिसमें नेट मीटरिंग होती है, अपने छत पे, घर की छत पे आप लगा लीजिए ऐसा, और उसके बाद से नेट मीटरिंग के थ्रू आप
अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सरकार आपको पैसे दे देगी, अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो भी नेट होगा, आपने सरकार से 200 यूनिट लिया, आपने सरकार को 150 यूनिट दिया, 50 यूनिट का बिल आपके पास आ जाएगा। बगास बेस्ड प्रोजेक्ट, तो बगास उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। क्यों? क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट होता है आपका जो गन्ना होता है ना, गन्ने की पिराई का, यानी जब आप शुगर बना रहे हो तो शुगर में ना तो बगास काफी निकलता है, तो उसके बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बगास का यूज एक्चुअली में यूपी में किया जाता है गुड़ बनाने के लिए। ठीक है, कभी देखिएगा जो छोटे छोटे गुड़ बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं या खांड सारी मिल होती हैं, बगास यूज करते हैं एनर्जी के लिए, जिससे गुड़ बनाया जाता है। तो वही गन्ना पेरा और उसी से उन्होंने बगास से सारा काम कर लिया। इंडस्ट्रियल वेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी निकलेगा उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, बायोडीजल, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी प्रोड्यूसर के से सब यूपी नेडा के अंडर में ये सब काम हो रहा है। सोलर एनर्जी की ही अगर बात करें तो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 लाई गई है, जिसमें जो टारगेट है वो जरूर याद कर लेना, 22,000 मेगावाट अगले 5 साल में जनरेट करना है 2027 तक। ये डेटा आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से लेके कहीं भी इन्वायरमेंटल जो भी क्वेश्चंस हो वहां पे डाल सकते हैं अपने मेंस में। यूपी स्टेट की बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 भी आ चुकी है, कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें, तो जरूरी नहीं है देखना, बस पता हो कि पॉलिसी आ गई है। बायो एनर्जी वही बगास वगैरह से या बायोगैस बनाने के लिए चीजें। पीएम कुसुम फॉर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी इन रूरल एरिया, सेंटर की स्कीम है, पीएम से समझ में आ गया होगा आपको। और पीएम कुसुम जो है स्पेसिफिकली अगर मैं उसका यूज बताऊं तो कुएं से पानी निकालने के लिए, यानी जो सोलर पंप होता है उसमें इसको यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर सोलर एनर्जी के लिए लखनऊ, मऊ और कन्नौज में बनाए गए हैं, ताकि गांव के लोग जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है वो आएं और सीख सकें। टूरिज्म सिविल एविएशन की बात करें तो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, देखिए अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। अब आप अगर इसको थोड़ा क्लासिफाई करके याद करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एक तो वो हैं जो गंगा किनारे हैं, प्रयाग, वाराणसी वगैरह। ठीक है, दूसरे वो हैं जो यमुना किनारे हैं, मथुरा, वृंदावन वगैरह, और उनसे कनेक्टेड आगरा भी है। फिर कुछ ऐसे हैं जो आइसोलेटेड हैं, जैसे नैमिषारण्य, चित्रकूट। कुछ ऐसे हैं जो कि देवी से रिलेटेड, जैसे विंध्याचल, और कुछ जो कि बुद्ध से रिलेटेड हैं, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। ठीक है, तो अगर ऐसे क्या ध्यान करेंगे तो कुछ कुछ दिमाग में आएगा। इस बीच अयोध्या में लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देखा गया कि 15,76,000 दिए, अब ये एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है और उस दीपोत्सव में दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, टूरिज्म पॉलिसी आ चुकी है 2022 में नई, लेकिन अभी भी वो 2018 की टूरिज्म पॉलिसी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। उसमें क्या चीजें हैं अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव यूपी में हुआ था 2021-2022 में, ध्यान करना ये अलग चीज है, और जो बुद्धिस्ट समिट दिल्ली में अभी हुआ है वो अलग चीज है, दोनों चीजें अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करना। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 में उन्होंने सबसे पहली बड़ी बात जो करी थी वो थी सर्किट्स बनाने की। ठीक है, तो ये टूरिज्म सर्किट्स हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और ब्रज तीर्थ विकास परिषद। ठीक है, तो रामायण सर्किट में क्या भाई, वही अयोध्या है, चित्रकूट है, ये सारी जगहें क्या है रामायण सर्किट में आ गई, जहां जहां राम जी गए थे। कृष्णा सर्किट में भाई पैदा कहाँ हुए थे, मथुरा में, वृंदावन में वो रहे थे, उनका जीवन वहां पे गुजरा, तो ये कृष्णा सर्किट में आ गया। अभी अभी तो देखा था हमने सूफी सर्किट में क्या आ गया, देखो सूफी के लिए बरेली में एक दरगाह है, तो वो मतलब बड़ी जगह मानी जाती है। फिर लखनऊ के पास में एक दरगाह है, तो वो बड़ी, तो इस तरह की कुछ सूफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बौद्ध सर्किट में वही सारनाथ, आपका कुशीनगर, ये सारी जगहें उसमें आ जाती हैं। बुंदेलखंड सर्किट में, बुंदेलखंड में एक अलग कल्चरल एरिया है, यानी झांसी और उसके आसपास का जो एरिया है, झांसी महोबा वगैरह, वो आ गया। जैन सर्किट में जैन धर्म से रिलेटेड जगह है। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ब्रज क्षेत्र में तीर्थ विकास के लिए, वहां पे जो मथुरा, वृंदावन वगैरह उसके विकास के लिए।
वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से भी टूरिज्म के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गरीब लोगों के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे आगरा में शाहजहां पार्क, मेहताब बाग, इसको डेवलप किया जा रहा है। 70% फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक से आ रही है, 30% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल का एरिया, पुराना मंदिर है। सारनाथ और कुशीनगर बुद्ध सर्किट के अंदर जो है वो भी इसके अंदर में डेवलप किए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से उसके लिए पैसा आ रहा है। कुछ मिसलेनियस बातें अगर करें, इको टूरिज्म, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ इको टूरिज्म की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब को डेवलप करना चाहिए। और वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अगर टूरिज्म को हम प्रमोट करना चाहें तो कहाँ कहाँ पे है ये पता रहे। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इन 3 जगहों पे पहले से फंक्शनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नए नहीं बनाने, चल रहा है। तो बाबतपुर जो वाराणसी में है, लखनऊ में अमौसी का, और कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है, नए कुछ 2 प्रपोज्ड हैं। एक तो जेवर नोएडा में, जो कि दिल्ली के पास में पड़ता है, वहां पे कोई बड़ा एयरपोर्ट है नहीं यूपी में। और दूसरा अयोध्या में भी एक एयरपोर्ट प्रपोज्ड है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। बात तो ये भी चल रही कि आगरा में भी प्रपोज है, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, वो एक नई बात चली। तो जब ये सारे हो जाएंगे, कम से कम 5 तो इकोनॉमिक सर्वे में है, जब ये सारे होंगे तो आप देखेंगे कि यूपी अकेला स्टेट है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। और आगरा तो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगरा वाले सारे उतरते हैं दिल्ली, और दिल्ली से जो पैसा जो टूरिस्ट का रहता है ना, टूरिज्म वाला पैसा, वो दिल्ली वाले ज्यादा कमा लेते हैं और यूपी वाले उतना नहीं कमा पाते। सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है एशिया का जो बनने वाला है, प्रपोज्ड है, वो जेवर में बनेगा। जेवर ग्रेटर नोएडा के पास में एक जगह है, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर जिले, मतलब गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, बुलंदशहर के भी पास ही पड़ेगा। चलो, अब एक हेरिटेज आर्क की बात हुई थी जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें कौन कौन सी जगहें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ये आर्क का एक शेप बनता है। आगरा आपका हो गया वेस्ट यूपी में ब्रज वाले एरिया में, लखनऊ सेंटर में अवध में, और वाराणसी ईस्ट यूपी में। तो ये हेरिटेज आर्क की बात की गई थी कि यहाँ पे जगहें डेवलप की जाएं। तो आगरा और आगरा के आसपास, जैसे फतेहपुर सीकरी, चंबल सेंचुरी, बरसाना जो कि आपके वृंदावन के पास में है, बटेश्वर, वहाँ मंदिर हैं बहुत अच्छे, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन वगैरह डेवलप किया जाए जो आगरा के आसपास के जिलों में है। लखनऊ में लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, बिठूर कानपुर में, देवा शरीफ जिसकी मैं भी बात कर रहा था, सूफी सर्किट में, दुधवा, करतनिया घाट, नैमुषारण्य, नवाबगंज, लखनऊ और लखनऊ के आसपास अवध के एरिया में। अगर ईस्ट यूपी में देखा जाए तो वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये वाराणसी और गोरखपुर मंडल के आसपास के सारे जगह हैं जो इंपॉर्टेंट हैं टूरिज्म की दृष्टि से। कुछ पारंपरिक त्योहार, मेले, महोत्सव, ऐसे ही इसको देख लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज्यादा आपको रटने वाली चीज हो, पहले ही पता होंगी आपको अधिकतर चीजें। कभी अगर बाई चांस टूरिज्म पे क्वेश्चन आ जाए तो बता सकते हो कि भाई यहाँ पे ये मेले भी लगते हैं जहाँ पे जाया जा सकता है। ऐसे आप हेरिटेज आर्क वाले में ना एक और ऐड कर दो कि भाई वहाँ पे वाराणसी में फलाना मेला होता है, चित्रकूट में फलाना डिमाका मेला होता है, वहाँ पे जाया जा सकता है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको और प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है। एजुकेशन की बात करें, एक मजे की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा अगर खर्चा करती है तो एजुकेशन पे करती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कोई भी प्रदेश की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च करती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे खर्चा होता है, उसके बाद मिडिल और हायर एजुकेशन पे रहता है। खास बात यह है कि यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जिसने कोविड के टाइम पे डीडी और स्वयं प्रभा चैनल यूज करके ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन तो क्या कहेंगे, टीवी बेस्ड क्लासेस यूज करती थी। अभी हाल में, मैं जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं, ये वीडियो अर्ली अगस्त में बन रहा है। ठीक है। तो जुलाई 2023 में, उसके लास्ट में 22-23 जुलाई के आसपास, उत्तर प्रदेश को 5 नए चैनल दिए गए हैं, ई विद्या चैनल। कहा गया है कि एनसीईआरटी के साथ मिलकर इस पे कंटेंट बनाइए और ये कंटेंट आप टीवी पे चलाइए इन 5 चैनलों पे। ठीक। तो वो 5 चैनल भी आप इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कोचिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स इन डिविजनल हेडक्वार्टर्स। जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, वो लखनऊ होगा, इलाहाबाद होगा या बाकी जगहों पे मेरठ वगैरह है, वहां पे अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपको कोचिंग दी जाएगी कंपटीशन के लिए, फ्री में सरकार दे रही है। ठीक है। न्यू यूनिवर्सिटीज कुछ प्रपोज्ड हैं, जैसे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़। महेंद्र प्रताप के बारे में पता भी होना चाहिए आपको, बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। ठीक है, 3 नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो रही है। लिटरेसी डेटा सबको रटा हुआ होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक ट्रेंड है जो पता हो कि गवर्नमेंट स्कूल में धीरे धीरे बच्चे घट रहे हैं, प्राइवेट में बढ़ रहे हैं, परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ। लेकिन कोविड के बाद में थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं तो उन्होंने सरकारी स्कूलों में भेज दिए। एक कुछ इसके जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो भी हम देखें। शारदा प्रोग्राम एंड ऑनलाइन पोर्टल, एक पोर्टल चालू किया गया है ताकि स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि आइडेंटिफाई करके हम उनको वापस स्कूल में डाल सकें, अपना जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER है वो बढ़ा सकें। और GER आपको देख करके रटना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आपको पता होगा नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी करी है 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। उसमें सोनभद्र को 7th रैंकिंग मिली है एजुकेशन में। सोनभद्र पिछड़ा हुआ जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन रैंकिंग की गई तो 7th रैंक आया, मतलब अच्छा काम कर रहा है। जन पहल रेडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे सिटीजन्स में और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कुछ तालमेल के बारे में अवेयरनेस लोगों को पता चल सके। समग्र शिक्षा, निपुण भारत मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं। क्यों? ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, और जो आपका को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है। क्यूरियोसिटी प्रोग्राम, IIT गांधीनगर के सपोर्ट से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सो दैट साइंस सब्जेक्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, विशेषकर गर्ल्स को उसमें आगे लाया जा सके। तो किसके सहयोग से? IIT गांधीनगर। कुछ पोर्टल हैं जो स्कूल रिलेटेड यहाँ पे मेंशन्ड हैं। सबसे पहले परख पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका नाम है। प्रज्ञान पोर्टल एंड ऐप, इसमें ई-लाइब्रेरी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किताबें। परिचय पोर्टल, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स। पहुंच पोर्टल, सो दैट जहां कहीं भी स्कूल्स नहीं हैं वहां पर स्कूल्स बनाए जाएं, तो कैसे पहले मैपिंग करनी पड़ेगी, वो मैपिंग कहाँ है? पहुंच पोर्टल पे। पंख पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम मैंने पहले भी लिया था करियर काउंसलिंग के लिए। 11th-12th के जो बच्चे हैं उनको कॉलेज स्कॉलरशिप इंटर्नशिप वगैरह की जानकारी के लिए पंख पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। प्रोजेक्ट अलंकार, रिसोर्स मैपिंग की जा रही है स्कूल की कि उनके पास क्या क्या है। किसी के पास हो सकता है कंप्यूटर हो या नहीं हो, है ना। असर रिपोर्ट आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर है, बट यूज करते हैं 2% 4% स्कूल, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। यूज मतलब बच्चों के लिए यूज। तो प्रोजेक्ट अलंकार जिसमें रिसोर्स मैपिंग होगी स्कूल की। मिसलेनियस कुछ बातें करते हैं, तो मिसलेनियस बातों में ऐसा है एजुकेशन के बारे में कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है। इसमें 9th क्लास के बाद से ही ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, IT, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन वगैरह इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ नई चेयर्स बनाई गई हैं हायर एजुकेशन में। गोरखनाथ चेयर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गोरखनाथ स्टडीज के लिए बनाई गई है। गोरखनाथ एक बहुत बड़े मूवमेंट को लेकर के आए, आपको पता है गोरखपुर उनके नाम पे है, गोरखा पूरा जो नेपाल राज्य है वो उनके नाम पे है। दीनदयाल उपाध्याय चेयर 15 यूनिवर्सिटी में बनाई गई। भाऊराव देवरस चेयर RSS के पुराने हेड थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनाई गई। अभिनव गुप्त चेयर, अभिनव गुप्त चेयर जो है वो, अभिनव गुप्त बहुत बड़े फिलोसफर थे कश्मीर के। अटल सुशासन चेयर, महात्मा गांधी चेयर, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की गई है, नई चेयर स्टैब्लिश की गई है। ठीक है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्टैब्लिश किया। यू राइज पोर्टल, ये LMS है पॉलिटेक्निक्स के लिए। ठीक है। चलो अब बात करें हेल्थ केयर की। एजुकेशन के बाद डेवलपमेंट में वही आती है। 65 मेडिकल कॉलेज पूरे स्टेट में, 65, और उसमें से 35 आर गवर्नमेंट रन, गवर्नमेंट उनको रन कर रही है।
सभी जिलों में स्टेट के नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, केवल फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा। और एक सांस प्रोग्राम चल रहा है जो न्यूमोनिया को स्पेशली कवर करता है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान चलाया गया, क्यों? जो बीपीएल लोग आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं हैं उनको भी मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाए। यहां पे जो आईएमआर है करंटली स्टेट में इट इज 38, 2020 का डेटा है। याद कर लेना, आईएमआर और एमएमआर का डेटा इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार बोला है कि आप अपनी डेटा की अलग कॉपी बनाइए और उस कॉपी में इस तरह के डेटा नोट कीजिए और एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़ करके जाना है ताकि वो डेटा आपका सटीक हो। न्यू ड्रग्स फॉर एमडीआर एंड एक्सडीआर टीबी, ये 2 ड्रग्स यूज की जा रही हैं। जनरली प्री के लिए है, मेंस में नहीं भी याद होगा तो चलेगा। सोशल वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो क्या काम किया जा रहा है? सबसे पहले तो पहली काम है सोशल वेलफेयर में शादी होना बड़ा जरूरी है। देखिए, दक्षिण भारत में शादी को बोलते हैं कल्याण। कल्याण का मतलब होता है विवाह। जैसे एक नाटक है जाम्बवती कल्याणम, सुना होगा आपने, वो जाम्बवती के विवाह से संबंधित है कृष्ण के, और वहां पर जो शादी का मंडप होता है उसको कल्याण मंडप कहते हैं। तो सामाजिक कल्याण का ही काम है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इसके लिए है कि भाई गरीब लोग जो विवाह नहीं कर पा रहे हैं, सरकार उनको शादी करने के लिए भी पैसा और फैसिलिटी दे रही है। आश्रम स्कूल चलाए जाते हैं, क्यों? भाई जो गरीब बच्चे हैं, स्पेशली ट्राइबल बच्चे हैं, उनके लिए यह है। यहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह है, कुछ रहने खाने की चिंता नहीं, आराम से रह करके आप पढ़ाई कीजिए। वेरियस सेंट्रल स्कीम्स फॉर एससी एसटी माइनॉरिटी एंड ओबीसी, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रहती है, 10th के बाद में स्कॉलरशिप, यानी आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, केंद्र सरकार आपका पैसा भरेगी, सेंटर का स्कीम है, तो वो पूरे राज्य में चलती ही है। वेरियस स्कीम फॉर दिव्यांग, विडोज एंड लेपर्स, ठीक है। कन्या सुमंगला स्कीम, गर्ल के वेलफेयर के लिए, मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना, मैलनरिश चिल्ड्रन के लिए, तो ये सारी स्कीम्स हैं, ये आपको ध्यान में रहे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए पोर्टल है सेवा योजन पोर्टल, पहले भी बताया था, करियर काउंसलिंग भी उसमें, बट करियर काउंसलिंग का मेजर फोकस है पंख पोर्टल पे। टोटल वर्किंग एज की पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश में नापी जाए तो अराउंड 11.5 करोड़ से 2011 का डेटा, अब बढ़ गई होगी नेचुरली, 12 करोड़ या 13 करोड़ हो गई होगी। टोटल वर्कर्स अराउंड 6.6 करोड़ थे, यानी वर्किंग एज में सभी लोग काम नहीं कर रहे थे। कई सारे लोग ऐसे थे जो काम नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे, जो भी रीजन रहा हो नहीं कर सकते थे। इनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट 16 लाख हैं, आप भी उनमें से एक बनेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में 7.1 लाख लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो पहली चीज, सारे गोल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, जितने भी एसडीजी हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 17 तक। मैं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, 169 169 टारगेट है, न रटें, लेकिन गोल तो भैया प्लीज रट लेना, प्लीज। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखना कोई एसडीजी उससे रिलेटेड है कि नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, लगभग हर मेजर मुद्दे से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एसडीजी मिलेगा और उसको आपको लिखना है, अपने इंट्रोडक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन को वजन उससे मिलेगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा जाएगा। इसमें से एक गोल जो नहीं रटना, वो गोल नंबर 16, वो यूपी के लिए नहीं है क्योंकि वो मरीन से रिलेटेड है और यूपी तो लैंडलॉक्ड है, हमारे यहाँ कोई मरीन ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 16 गोल और 115 इंडिकेटर्स, ये सारे स्कीम्स को मैप किए हुए हैं। एसडीजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं ये ध्यान रखना, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट। कितना बढ़िया इन्होंने एक एक्रोनिम बना के दिया है, वो एक्रोनिम आप आपके जो मेंस एग्जाम है कहीं ना कहीं यूज जरूर करके आइए। इसके बेसिस पे स्टेट ने विजन 30 यानी 2030 के लिए, स्ट्रैटेजी 24 के लिए, जो 2024 के लिए स्ट्रैटेजी बना रखी है, स्कीम्स मैप कर दी और चल रहा है सारा काम। अब स्कीम मैप करने का मतलब क्या हो गया? स्कीम मैप करने का मतलब ये हो गया कि हमने कहा जीरो पावर्टी में कुछ टारगेट्स होंगे, तो जो भी उसके टारगेट्स हैं उनको अलग अलग स्कीम से जोड़ दिया। जहां हमने कहा कि भैया आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, सेफ एनर्जी, तो हमने उज्ज्वला स्कीम भी जोड़ दी, उसमें सौभाग्य स्कीम जोड़ दी, अलग अलग स्कीम उसमें जोड़ के उसकी मैपिंग कर दी कि 100% लोगों को मिल गया है, 90% लोगों को मिल गया है, ताकि ये एसडीजी टारगेट हमारा पूरा हो गया। हमने कहा पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए, तो हमने हर घर नल स्कीम उसमें जोड़ दी, बोला पोर्टेबल वाटर घर पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए
टिक मार दिया कि 100% लोगों के घर पे पोर्टेबल वाटर है, ये एसडीजी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है। और इसके लिए एक एसडीजी डेवलप डैशबोर्ड क्रिएट किया गया जिससे पता चलता रहे कि कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से एसडीजी पूरे हो चुके हैं, कहां कहां टारगेट्स बाकी हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपके मेंस के लिए बहुत काम आएगा। आई विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। बाय बाय।